हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस और आज हम डिस्कस करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 6, साइक्लाइजेशन इन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 5 की पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एग्जांपल है। थर्ड हम ये डिस्कस करेंगे कि थर्मल साइक्लाइजेशन के नतीजे में कौन सी रोटेशन के जरिए से ये मॉलिक्यूल सिमेट्री अलाउड प्रोसेस शो करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फोटोकेमिकल कंडीशन में ये मॉलिक्यूल कौन से रोटेशन के जरिए में सिमेट्री अलाउड प्रोसेस करता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट जो है कि पीपीएससी में इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि n क्या है। n हमारे पास 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम सपोज n1 पुट करते हैं तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, और अगर हमारे पास n2 है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। तो हम ये कह सकते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है 135 हेक्साट्राईन। 135 हेक्साट्राईन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करेंगे कि थर्मल साइक्लाइजेशन में 135 हेक्साट्राईन कौन सी रोटेशन के जरिए सिमेट्री अलाउड प्रोसेस करता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको विजिट करके आए ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या पता हो। तो स्टूडेंट्स, थर्मल साइक्लाइजेशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। और ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो होमो है वो कौन है, Psi3। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, होमो इज Psi3। और इसकी जो सिमेट्री है ये वो कौन सी है, मिरर सिमेट्री है। तो हम लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक फॉर मिरर सिमेट्री। स्टूडेंट, अब हम थर्मल साइक्लाइजेशन में 135 हेक्साट्राईन की साइक्लाइजेशन करवाएंगे। ये हमारे पास है 135 हेक्साट्राईन। इसके जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो सेम है क्योंकि इनमें मिरर सिमेट्री है। इसमें 2 नोड हैं। Psi3 में हमेशा 2 नोड होते हैं, एक नोड ये है और एक दूसरा नोड ये है। जब हम थर्मल कंडीशन में इसकी कान रोटेशन करवाते हैं, ये क्लॉकवाइज मूव करता है, ये भी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर चला जाता है, इसका नेगेटिव इधर आ जाता है और पॉजिटिव इधर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे के साथ आ गए। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ आ जाए तो उस वक्त हमारे पास सिमेट्री फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि 135 हेक्साट्राईन की अगर थर्मल कंडीशन में हम डिसरोटेशन करवा दें तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है 135 हेक्साट्राईन। जब हम इसकी क्या करवाते हैं, डिसरोटेशन, मीन के एक ऑर्बिटल को क्लॉकवाइज मूव करते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। जी हाँ, जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है, माइनस इधर चला जाता है। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और माइनस इधर चला जाता है। तो डिस रोटेशन के नतीजे में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने आ गए, इसलिए ये हमारे पास सिमेट्री अलाउड प्रोसेस है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइईन बन गई है। तो हम लिख सकते हैं थर्मल कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास वो ये होगा कि थर्मल कंडीशन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कंडीशन में हमारे पास डिसरोटेशन होती है और डिसरोटेशन के नतीजे में हमारे पास सिमेट्री अलाउड प्रोसेस होता है।
और कौन सी सिमेट्री होती है? मिरर सिमेट्री होती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन। फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में भी हम 135 हेक्साट्राइजीन की दोनों रोटेशन करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोकेमिकल और फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन। फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कौन से स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में है। और जो होमो है वो हमारे पास क्या है? सॉरी, हाँ, जो होमो है एक्साइटेड स्टेट में वो हमारे पास है Psi4। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल is present in excited state and the homo for excited state is Psi4। तो स्टूडेंट्स हम इसमें अब सिमेट्री क्या है? अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख दें तो इधर है प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास मिरर सिमेट्री नहीं है, ये हमारे पास C2 सिमेट्री है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स है वो हमारे पास सेम है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस है और इधर भी माइनस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक फॉर C2 सिमेट्री। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में कौन सी रोटेशन होती है? डिस रोटेशन होती है या काल रोटेशन होती है? सबसे पहले ये हमारे पास है 1,3,5 हेक्साट्राई, इसका एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, और इसमें हमारे पास कितने नोड है? 3 नोड है। एक नोड यहाँ पे आएगा, एक नोड यहाँ पे आएगा और एक नोड यहाँ पे आएगा। तो हम जब इसकी क्या करवाते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में या फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन में, इसकी हम कान रोटेशन करवाते हैं। इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का, दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये ऑर्बिटल क्लॉकवाइज मूव करके इधर आ जाता है, इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर चला जाता है, और ये ऑर्बिटल क्लॉकवाइज मूव करके इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर चला जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है? हमारे पास सिमेट्री अराउंड प्रोसेस होता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और ये हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइनीन बन गई है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में काल रोटेशन में सिमेट्री अराउंड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि डिस रोटेशन के नतीजे में फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे पास रिएक्टेंट वही रहेगा 1,3,5 हेक्साट्राइजीन, लेकिन हमने करना ये है कि बस इसकी डिस रोटेशन करवा देनी है कि दोनों ऑर्बिटल्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास है फोटोकेमिकल साइकिल है, फोटोकेमिकल कंडीशन, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी रोटेशन हो रही है? डिस रोटेशन। तो डिस रोटेशन के नतीजे में क्या होगा? डिस रोटेशन के नतीजे में इसको जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक दूसरे के अपोजिट आ गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो इससे क्या होगा कि सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस होगा, सिमेट्री कंजर्व नहीं रहेगी, सिमेट्री चेंज हो जाएगी, सिमेट्री फॉरबिडन प्रोसेस होगा। तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, नेट रिजल्ट जो लिखेंगे कि फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में क्या होता है। फोटोकेमिकल साइक्लाइजेशन में काम रोटेशन के नतीजे में सिमेट्री कंजर्व रहती है, और कौन सी सिमेट्री होती है? C2 सिमेट्री होती है। तो स्टूडेंट्स हमने जहाँ तक डिस्कस किया कि थर्मल साइक्लाइजेशन में डिसरोटेशन होती है इन द केस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और फोटोकेमिकल या फोटो इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन में हमारे पास काउंटर रोटेशन होती है, और कौन सी सिमेट्री होती है? C2 सिमेट्री होती है। यहाँ तक आप लिख लें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, फोटोकेमिकल स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास है 135 हेक्साट्राईन। इसकी सिमेट्री कौन सी होती है? थर्मल कंडीशन में हमारे पास मिरर सिमेट्री होती है और रोटेशन कौन सी होती है? डिस रोटेशन होती है। जब डिस रोटेशन के नतीजे में दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यहाँ हमारे पास CH3 है, यहाँ हमारे पास H है, यहाँ हमारे पास CH3 है और यहाँ हमारे पास H है। जब हम इसकी डिस रोटेशन करवाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसका CH3 ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है, और इसका CH3 ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है, जिसके नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हो तो उस वक्त कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है? हमारे पास बनता है सिस प्रोडक्ट। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि थर्मल कंडीशन में डिस रोटेशन होती है और डिस रोटेशन के नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सिस प्रोडक्ट बनता है। अब हम 135 हेक्साट्राईन की फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सी रोटेशन होती है? कांद रोटेशन होती है। और सिमेट्री इसकी क्या होती है? इसकी सिमेट्री होती है C2 सिमेट्री। जब हम इसकी कांद रोटेशन कराते हैं, दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे था CH3 और यहाँ पे था H। तो क्या होता है, जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो CH3 ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास था CH3 और यहाँ पे हमारे पास था H। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करें तो H ऊपर चला जाता है और CH3 नीचे आ जाता है। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना है? हमारे पास बना है ट्रांस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में कांद रोटेशन होती है और कांद रोटेशन के नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि 4n और 4n+2 पाई सिस्टम में फ़र्क क्या है। इसका हम कंपैरिजन ड्रा करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है हमारे पास। यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्मल स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है या कौन सी रोटेशन होती है। फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास कौन सी रोटेशन होती है। अगर हमारे पास सिस्टम 4n है और दूसरा सिस्टम है 4n+2, हमने पढ़ा है 4n+2 सिस्टम में थर्मल स्टेट में कौन सी रोटेशन होती है? डिस रोटेशन होती है। और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास कौन सी रोटेशन होती है? कांद रोटेशन होती है। 4n सिस्टम 4n+2 सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। तो उसमें थर्मल कंडीशन में कांद रोटेशन होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास डिस रोटेशन होती है। तो उसमें आपको एक बात याद रख लेनी, अगर आप एक का याद कर लेंगे तो दूसरे का आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि 4n+2 में डिस है थर्मल में, तो उधर कौन सी होगी? कान। और अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में कान है 4n+2 सिस्टम के केस में, तो इधर क्या होगी? डिस होगी। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सिस्टम हो उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो सेम रहती है। कान रोटेशन के नतीजे में हमेशा हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो 4n सिस्टम हो या 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। और डिस रोटेशन के नतीजे में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सिस प्रोडक्ट बनता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज लेक्चर। और स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि बाज़ औक़ात हम पॉजिटिव की जगह माइनस लिख जाते हैं और माइनस की जगह पॉजिटिव लिख जाते हैं, तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है। और स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन डायग्राम, जो कि दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, कि इन सब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के सारे नोट्स मैं आखिरी लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। आपने वहाँ से वो लेक्चर देखकर उसके PDF डाउनलोड कर लेने, ताकि अगर आपको यहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप नोट्स से देख सकते हैं।